हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन बगड़िया और आपका मेरे YouTube चैनल गुड इंडिया पीके में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और हमारा टॉपिक रहेगा साइंस का पाचन तंत्र। आज हम पाचन तंत्र के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, पूरी डिटेल से। हर एग्जाम, हर शिक्षक भर्ती के लिए उपयोगी रहेगा ये टॉपिक हमारा। हम पूरी डिटेल से एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा टॉपिक है दोस्तों, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि पाचन क्या होता है, डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन क्या होता है, पाचन क्या होता है। पाचन की परिभाषा की बात करें हम, डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन होता क्या है, पाचन होता क्या है, इसकी बात करें हैं दोस्तों। तो पाचन क्या होता है दोस्तों, कि जो जटिल अणु होते हैं भोज्य पदार्थों के, ये देखिए ये जटिल अणु हैं, इनको एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स किस में बदलेंगे दोस्तों, छोटे छोटे सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल देंगे। और इस प्रोसेस को ये हम क्या कहेंगे दोस्तों, पाचन कहेंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, पाचन कहेंगे। देखना, ये जटिल अणु है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन के अंदर हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, खनिज, लवण, विटामिन, जल आदि लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो जटिल अणु हैं उनको हमें उनके सरल अणुओं में, सरल अणुओं का मतलब वो जिससे बने होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज में बदल देंगे, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देंगे, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देंगे। तो इस तरह से हम बदलेंगे सरल अणुओं में, तो इसे हम क्या कहेंगे, पाचन कहेंगे। जैसे ये है, ये जटिल अणु है, जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ। और एंजाइमों ने इनको किस में बदल दिया, सरल कार्बनिक पदार्थों में। किस में बदल दिया, सरल कार्बनिक पदार्थों में। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ थे और ये क्या थे, सरल कार्बनिक पदार्थ। बदलने का काम किसने किया, एंजाइम ने। जो एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोलेज प्रकृति के होते हैं, हाइड्रोलेज प्रकृति के होते हैं। जल अपघटनीय होते हैं दोस्तों, हाइड्रोलेज नेचर के होते हैं। कैसी प्रकृति होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, हाइड्रोलेज नेचर के एंजाइम्स होते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलें। ये सरल कार्बनिक पदार्थ अवशोषण योग्य है। ये जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ, ये अघुलनशील है। ये क्या है, अघुलनशील है। ये अवशोषण रहित है, अवशोषण योग्य नहीं। इनका हम अवशोषण नहीं कर सकते। अवशोषण का मतलब ये ब्लड के अंदर नहीं मिल सकते। और ये जो सरल कार्बनिक पदार्थ हैं ये दोस्तों घुलनशील हैं। ये क्या है, घुलनशील है, अवशोषण योग्य हैं, अवशोषण योग्य हैं ये कार्बनिक पदार्थ जो हैं। तो इन जटिल कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को हमें इनके सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पाचन। इनको बदलने का काम कौन करेंगे, एंजाइम। दोस्तों ये थी परिभाषा एंजाइम डाइजेशन की। किसकी परिभाषा थी, डाइजेशन की परिभाषा। यानी अघुलनशील जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइमों की उपस्थिति में अवशोषण योग्य सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। तो दोस्तों पाचन की परिभाषा समझ में आई। उसके बाद हम टाइप्स की बात करें, पाचन के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ डाइजेशन। टाइप्स ऑफ डाइजेशन, पाचन के प्रकार की बात करें तो पाचन जो होता है वो दोस्तों कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, देखिए पहला इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, हिंदी में अंतः कोशिकीय पाचन। हिंदी में क्या कहेंगे, अंतः कोशिकीय पाचन। और दूसरा होता है दोस्तों एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। दूसरा कौन सा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, हिंदी में बही कोशिकीय पाचन। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, अंतः कोशिकीय पाचन, यानी ये जो पाचन है वो कोशिका के अंदर होगा। ये जो पाचन है वो कोशिका के अंदर, ये जैसे मान लीजिए कि सेल है, ये केंद्रक है,
और ये जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर होगा ये पाचन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जो पाचन कोशिका के अंदर होता है उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। किस में मिलेगा ये जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं, निम्न श्रेणी के जंतु, उनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं, पोरीफेरा फाइलम के जो जंतु होते हैं, उनमें किस प्रकार का पाचन मिलता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा ये फाइलम है दोस्तों, संघ है, इसमें बहुत सारे जंतु आते हैं। ये जब हम ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आगे बात करेंगे इनके अंदर कौन कौन से जंतु आते हैं। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये फाइलम के नाम हैं, ये संघ है। इनमें जंतुओं के उदाहरण आएंगे, वो हम ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये कहाँ होगा, ये कोशिका के बाहर होगा दोस्तों। ये कहाँ होगा, कोशिका के बाहर। कोशिका के बाहर कहाँ होगा दोस्तों, ये आहार नाल में होगा। आहार नाल में पाचन होगा, आहार नाल में पाचन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यानी एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेलुलर मतलब कोशिका, कोशिका के बाहर होने वाले पाचन को बहिकोशिकीय पाचन या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये आहार नाल में होगा। ये किससे मिलेगा दोस्तों, जो प्लेटिहेल्मिंथेस के जंतु हैं, प्लेटिहेल्मिंथेस से लेकर के कोर्डेटा तक के जो जंतु है, प्लेटिहेल्मिंथेस से लेकर के कोर्डेटा तक के जो जंतु है, उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मिलेगा दोस्तों। हम किसके अंतर्गत आते हैं, हम कोर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे अंदर किस प्रकार का डाइजेशन मिलता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और हमें पता है हमारा जो पाचन होता है, पाचन की क्रिया कहाँ होती है दोस्तों, आहार नाल में होती है। तो प्लेटिहेल्मिंथेस से लेकर के कोर्डेटा, प्रोटोजोआ आ गया, पोरीफेरा आ गया, सिलेंट्रेटा बीच में रह गया, फिर प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये यहाँ पर कोर्डेटा तक आ गए। लेकिन सिलेंट्रेटा जो है यहाँ पे नोट लगा करके, जो सिलेंट्रेटा संघ के जंतु है, सिलेंट्रेटा संघ के जो जंतु हैं, उनमें दोनों प्रकार का पाचन मिलता है, दोनों प्रकार का पाचन मिलता है। जो सिलेंट्रेटा संघ के जो जंतु हैं, उनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है। तो ये थे दोस्तों टाइप्स ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के प्रकार। ये डाइजेशन के प्रकार थे दोस्तों, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये क्या थे, दो प्रकार थे। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के अंतर्गत हम दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र के अंतर्गत हम दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे। एक पढ़ेंगे आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल। एक पढ़ेंगे हम आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल, एलिमेंट्री केनाल। और दूसरी हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथियाँ। दूसरी हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल दोस्तों, इसके अंतर्गत हम ये कहाँ से कहाँ तक होती है एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल होती है माउथ से लेकर के एनएस तक। कहाँ होती है, माउथ से लेकर एनएस तक। तो एलिमेंट्री केनाल के अंदर हम माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, इजोफेगस, स्टोमेक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनएस के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री केनाल के अंदर। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर हम सेलिवरी ग्लैंड पढ़ेंगे। सेलिवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियाँ। और दूसरी हम पढ़ेंगे लीवर यानी यकृत। और तीसरी हम पढ़ेंगे पेंक्रियाज। दूसरी हम क्या पढ़ेंगे, पेंक्रियाज यानी अग्नाशय। ये इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर। और इसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री केनाल के अंदर। तो हम पहले शुरू करते हैं एलिमेंट्री केनाल को। तो एलिमेंट्री जो केनाल होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कितनी होती है एलिमेंट्री केनाल की। एलिमेंट्री केनाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। एलिमेंट्री केनाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। तो दोस्तों एलिमेंट्री केनाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है इसकी लंबाई। स्टडी ऑफ एलिमेंट्री केनाल की बात करें
स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के अध्ययन को गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या कहलाती है दोस्तों? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कहलाती है। अब देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में एलिमेंट्री कैनाल के 3 भाग होते हैं दोस्तों। एलिमेंट्री कैनाल के कितने भाग होते हैं? 3। पहला होता है फोरगट। क्या होता है? फोरगट, या इसको बोलते हैं स्टोमोडियम। क्या बोलते हैं? स्टोमोडियम। दूसरा होता है मिडगट। दूसरा क्या होता है? मिडगट, इसको बोलते हैं मिजेंट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? मिजेंट्रॉन। और तीसरा होता है दोस्तों हाइंडगट। तीसरा क्या होता है? हाइंडगट, और इसको बोलते हैं प्रोक्टोडियम। इसको क्या बोलते हैं? प्रोक्टोडियम। दोस्तों आपको ऐसे लग रहा होगा कि थोड़ी डिटेल से जा रहा है, बिल्कुल डिटेल से जा रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि हम फुल डिटेल से टॉपिक्स को पढ़ेंगे, पाचन तंत्र को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ये दोस्तों सेकंड ग्रेड के लिए भी उपयोगी है, फर्स्ट ग्रेड तक भी उपयोगी है, यहाँ तक नीट यूजी के लिए भी ये लेक्चर है जो उपयोगी है। तो लेकिन ये चीज़ जो है आपको नॉर्मली एक बार जो जनरल साइंस भी पढ़ रहा है, मान लीजिए एक बार वो टॉपिक को देख ले, ताकि यानी एक सिद्धांत आता है साइकोलॉजी के अंदर, एक सिद्धांत आता है, गेस्टाल्ट थ्योरी आती है, गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी जो कोयलर ने दी थी, वो एक बात करता है समग्रता की, पूर्णता की बात करता है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णता, वो पूर्णता की बात करता है। यानी कोई भी समस्या जब आपके सामने आती है तो आप उसकी पूर्णता पर जाओ और फिर उसको हल करने की कोशिश करो। तो आप एक बार इस वीडियो को पूरी देखना, इसकी पूर्ण पिक्चर आपके दिमाग में आएगी। तो जनरल साइंस में जो भी चीज़ आती है कि पेप्सिन हार्मोन है वो है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि हार्मोन कहाँ से स्रावित हो रहा है, कौन स्रावित करने में हेल्प है, किस प्रकार से ये काम कर रहा है। उसके बाद आपकी जो चीज़ काम की है उसको आप याद कर लेना। अदरवाइज डायरेक्ट आप जब याद करते हैं ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो रटना बोलते हैं उसे, यानी आप इसमें रटने में भूल जाते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर है वो पूरी समझ में आएगी। तो ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस दौरान जो हार्नाल होती है, एम्ब्रियोनिक मतलब भ्रूणी अवस्था। भ्रूण का मतलब जब शिशु जो होता है, वो भ्रूण जो होता है वो गर्भाशय के अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। तो भ्रूणीय स्टेज के अंदर आहारनाल जो होती है, आहारनाल के 3 पार्ट्स होते हैं, फोरगट या फिर अगर भाग, फोर का मतलब अगर, मिड का मध्य, हाइंड का मतलब पश्च। तो फोरगट इसको बोलते हैं स्टोमोडियम, मिडगट इसको बोलते हैं मिजेंट्रॉन, हाइंडगट या प्रोक्टोडियम, ये इसके उपनाम हैं। अब ये क्या काम करेंगे? ये काम दोस्तों ये करेंगे कि जो हमारे अंदर माउथ है, बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है, इजोफेगस है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टोमक, रेक्टम है, एनएस है, उनका निर्माण होगा इनसे। जैसे दोस्तों फोरगट है, तो हम अडल्ट की बात कर लेते हैं यहीं पर। इन अडल्ट मतलब दोस्तों वयस्क में, हम वयस्क में बात कर लेते हैं। तो वयस्क के अंदर जो भ्रूण के अंदर फोरगट थी, जो स्टोमोडियम था, ये वयस्क के अंदर दोस्तों किसका निर्माण करेगा? ये वयस्क के अंदर माउथ एंड ओरल कैविटी, ओरल कैविटी यानी माउथ और मुख गुहा, मुख और मुख गुहा का निर्माण कौन करेगा दोस्तों? भ्रूण के अंदर जो फोरगट पार्ट था, जो स्टोमोडियम था, उससे डेवलप होगा किसका? माउथ और ओरल कैविटी का। और जो पीछे का भाग है हाइंडगट, इससे निर्माण किसका होगा? इससे निर्माण होगा दोस्तों रेक्टम, रेक्टम यानी मल्लाशय, रेक्टम और एनएस से, एनएस मतलब है गुद्दा। रेक्टम और एनएस का निर्माण किससे होगा? हाइंडगट से होगा, प्रोक्टोडियम से होगा। अब बाकी मिडगट जो भी पीछे बच गया उसका निर्माण किससे होगा दोस्तों? मिडगट से। डेवलप्स रिमेन पार्ट्स, डेवलप रिमेन पार्ट्स। दोस्तों जो भाग पीछे रह गए हैं उनका निर्माण किससे होगा दोस्तों? उसका निर्माण किससे होगा? मिजेंट्रॉन से। दोस्तों ध्यान करना, आप एक बार फिर से देखना, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आहारनाल के ये 3 भाग और अडल्ट के अंदर ये तीनों भाग इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों, ये निर्माण कर लेते हैं। फोरगट वो माउथ और बक्कल गुहा यानी बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी का निर्माण कर लेता है। मिडगट से किसका?
हाइंडगट से किसका, रेक्टम ओरनस, माउथ, ओरल कैविटी, रेक्टम ओरनस, इनको छोड़ करके जो फेरिंग्स है, इजोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उनका निर्माण किससे होता है दोस्तों, उनका निर्माण मिड गट से होता है दोस्तों। ये इसके पार्ट से, ये एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और ये। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को हमने पढ़ा, एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई पढ़ी, इसकी स्टडी को गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कहते हैं, ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल में पहला टॉपिक से लेकर के आएंगे हम दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, माउथ। पहला हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, माउथ है, यानी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर के कहाँ तक है, एनस तक है। तो हम पहले बात करते हैं किसकी, माउथ की। पहले हम बात करते हैं मुख की। पहला भाग हमारा रहेगा माउथ, मुख। दोस्तों मुख जो है वो दो होठों के माध्यम से कहाँ खुलता है, दो लिप्स जो है इन दो होठों के माध्यम से कहाँ खुलता है, बाहर खुलता है। इसका माउथ जो है दो होठों के माध्यम से कहाँ खुलेगा, बाहर खुलेगा। हमारे जो होठ होते हैं, ये होठ जो होते हैं, ये देखिए ऊपर वाला होठ देखिए आप, ऊपर वाले होठ का जो मध्य भाग है वो अंदर की ओर दसा रहता है, और जो ऊपर वाले होठ का जो मध्य भाग अंदर की ओर दसा रहता है दोस्तों, उसको बोलते हैं फिल्ट्रम। उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रम बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रम। जो ऊपर वाला होठ है उसका मध्य भाग दसा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, फिल्ट्रम बोलते हैं। दूसरी बात दोस्तों, हमारे जो होठ होते हैं, होठों के अंदर लेबियल ग्लैंड पाई जाती है, लेबियल ग्रंथि पाई जाती है। होठों के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लेबियल ग्रंथि पाई जाती है। होठों के अंदर कौन सी ग्रंथि, लेबियल ग्रंथि। और हमारे होठ जो हैं वो चीकने और नम बने रहते हैं, चीकने और नम बने रहते हैं। किसके कारण दोस्तों, इस लेबियल ग्रंथि के कारण, इस लेबियल ग्रंथि के स्क्रेशन के कारण, इस लेबियल ग्रंथि के श्रावण के कारण हमारे होठ चीकने और नम बने रहते हैं। हमारे होठों के अंदर जो मसल होती है दोस्तों, हमारे होठों के अंदर जो मसल्स होती है, जो मांसपेशी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों ऑर्बिकुलरिस, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल, ऑर्बिकुलरिस ओरिस पेशी, ऑर्बिकुलरिस ओरिस पेशी बोलते हैं दोस्तों। हमारे होठों के अंदर जो पेशी होती है उसको ऑर्बिकुलरिस ओरिस पेशी बोलते हैं। हमारे जो होठ होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेड जोन होता है। क्या होता है, रेड जोन होता है। और ये रेड जोन होता है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, रक्त वाहिनियाँ होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। और इन ब्लड कैपिलरीज के कारण हमारे जो होठ हैं वो रेड कलर के होते हैं, रेड दिखाई देते हैं। और माउथ के कार्य की बात करें दोस्तों, ये काम क्या करता है माउथ, माउथ का काम होता है भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का अंतःग्रहण। भोजन का अंतःग्रहण का मतलब है दोस्तों भोजन को अंदर लेना। तो दो होठ जो है हमारे, ये भोजन को अंदर लेने का काम करते हैं। तो माउथ का काम क्या हुआ, भोजन का अंतःग्रहण, भोजन को अंदर लेने का काम कौन करेगा, माउथ करेगा दोस्तों। माउथ के अंदर हमें इतनी चीज़ याद रखनी है दोस्तों, जनरल साइंस में सिर्फ और सिर्फ आप याद रख लेना, माउथ का कार्य होता है भोजन का अंतःग्रहण, बस इतना ही काफ़ी है। और बाकी ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए काम की चीज़ है। तो माउथ, ये फिल्ट्रम, लेबियल ग्लैंड मसल्स, ऑर्बिकुलरिस मसल्स, रेड जोन, रेड ब्लड कैपिलरीज होने के कारण जो होठ है वो रेड होते हैं, और कार्य भोजन का अंतःग्रहण का कार्य होता है दोस्तों माउथ का। माउथ के अंदर आपको बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद माउथ के बाद दूसरा पार्ट आता है हमारा बक्कल कैविटी। दूसरा पार्ट क्या आता है दोस्तों, दूसरा पार्ट आता है हमारा, दूसरा पार्ट बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, मुख गुहा, या फिर इसको बोलते हैं दोस्तों ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं दोस्तों इसको, मुख गुहा। इसको बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी बोलते हैं, बक्कल कैविटी या मुख गुहा। ये देखिए दोस्तों, ये माउथ था, इसके पार्ट ये क्या है, बक्कल कैविटी है। क्या है ये, बक्कल कैविटी। दोस्तों चिक के बीच में है, ये क्या है, बक्कल कैविटी। दोस्तों जो बक्कल कैविटी है, जो ओरल कैविटी है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। बक्कल कैविटी के कितने भाग होते हैं, दो पार्ट्स, टू पार्ट्स ऑफ ओरल कैविटी, टू पार्ट्स ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के दो पार्ट्स होते हैं दोस्तों, कौन कौन से होते हैं, पहला वेस्टिब्यूल, पहला कौन सा होता है दोस्तों, वेस्टिब्यूल, इसको बोलते हैं प्रगाहन। पहला कौन सा होता है, वेस्टिब्यूल।
बात करते हैं वेस्टिब्यूल की। और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, दूसरा होता है प्रॉपर ओरल कैविटी। प्रॉपर ओरल कैविटी दूसरा कौन सा होता है, प्रॉपर ओरल कैविटी, यानी ये होता है प्रगान वेस्टिब्यूल, ये प्रॉपर ओरल कैविटी, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक मुख गुहा। प्रगान और वास्तविक मुख गुहा। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी देखिए दोस्तों, बक्कल कैविटी जो है ये बक्कल कैविटी है जिसके अंदर टंग आती है, जिसके अंदर टिथ आते हैं, दांत आते हैं, जीभ आती है, ये बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से, एक है वेस्टिब्यूल, दूसरा है प्रॉपर ओरल कैविटी, प्रगान और वास्तविक मुख गुहा। अब वेस्टिब्यूल क्या होता है, जो हमारे गम्स हैं या जंजीवा है, गम्स मतलब मसूड़े, तो गम्स या जंजीवा और आगे जो लिप्स हैं उनके मध्य का पार्ट है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है वेस्टिब्यूल, यानी गम या जिंजीवा, गम को ही बोलते हैं दोस्तों जिंजीवा, एंड गम या जिंजीवा और लिप्स के मध्य का भाग क्या कहलाता है दोस्तों, गम या जिंजीवा को मसूड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मसूड़े। मसूड़े जो होते हैं गम और जंजीवा और लिप्स के मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वेस्टिब्यूल कहलाता है। दूसरा आता है प्रॉपर ओरल कैविटी, वास्तविक मुख गुहा। इसमें क्या है, जो गम्स है उसके पीछे का पार्ट्स, उसके पीछे का पार्ट्स क्या कहलाएगा, प्रॉपर ओरल कैविटी। गम्स के पीछे का भाग, गम्स के पीछे का भाग है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रॉपर ओरल कैविटी कहलाएगा। तो बक्कल कैविटी के दो पार्ट्स, वेस्टिब्यूल और प्रॉपर ओरल कैविटी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दोस्तों, बक्कल कैविटी के अंदर क्या होते हैं, तालू। तालू नाम सुना होगा आपने, तालू। तालू जो होता है वो बक्कल कैविटी की छत का निर्माण करता है। तालू, तालू, तालू जो होता है दोस्तों किसका निर्माण करता है, बक्कल कैविटी की छत का निर्माण करता है। बक्कल कैविटी की छत का निर्माण करता है। बक्कल कैविटी की जो छत है, बक्कल कैविटी है ये, इसके ऊपर की जो छत है इसे हम क्या कहेंगे, तालू कहेंगे, प्लेट कहेंगे। और तालू जो होते हैं दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्ड तालू, एक होता है दोस्तों हार्ड तालू, और एक होता है कौन सा, सॉफ्ट तालू। एक होता है दोस्तों सॉफ्ट तालू, एक होता है हार्ड तालू और एक होता है सॉफ्ट तालू। हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट, इसमें क्या हुआ, हार्ड प्लेट कौन सा होता है, तो दोस्तों हमारी जो बक्कल कैविटी है और बक्कल कैविटी की छत का जो आगे का भाग होता है, आगे का भाग वो तो होता है दोस्तों हार्ड, और जो पीछे का भाग होता है वो क्या होता है, पीछे का भाग जो होता है वो होता है दोस्तों सॉफ्ट, इसे बोलते हैं सॉफ्ट प्लेट। तो प्लेट के भी दो पार्ट्स, हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो ये सॉफ्ट प्लेट है ये आगे जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे संकरा होता जाता है दोस्तों। ये जैसे जैसे आगे जाएगा दोस्तों, ये आगे आगे इस तरह से संकरा होता जाता है और एक इस तरह की लटकी हुई संरचना का निर्माण करता है। ये संरचना का निर्माण करता है इस तरह की, ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये जो संरचना दिखाई दे रही है इस तरह का निर्माण कर लेता है। ये सॉफ्ट प्लेट है जो आगे जाकर के संकरा हो जाता है। और ये लटकी हुई जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, संकरी संरचना जो है, इसको बोलते हैं दोस्तों यूला। इसको क्या बोलते हैं, यूला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यूला। जो दोस्तों हमारा जब आप माउथ ओपन करोगे, अपना माउथ ओपन करोगे और दर्पण मिरर के अंदर आप देखोगे तो आपको एक लटकी हुई संरचना दिखाई देगी, उसी को बोलते हैं यूला बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, यूला बोलते हैं। और ये यूला जो होता है दोस्तों, ये काम क्या करता है यूला, यूला जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जब हम भोजन को ले रहे हैं तो ये यूला इंटरनल नेयर्स जो होता है वो उनको क्लोज करता है। यूला क्या करता है, यूला इंटरनल नेयर्स को क्लोज करता है, इंटरनल नेयर्स क्लोज करता है। इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर्स मतलब जो आंतरिक नासा छिद्र होते हैं, नास के जो आंतरिक छिद्र तो कहाँ खुलते हैं, फेरिंग्स में खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं, फेरिंग्स में। उनको क्या करता है, बंद करता है। कैसे, देखिए दोस्तों, ये हमारी हार नाल है, ये हार नाल है और ये इधर आ गई क्या, आपकी ट्रेकिया आ गई, इधर आ गई ट्रेकिया। ये देखिए, मैं आप देखिए, ये हार नाल है, आप समझिए इसको। और यहाँ पर होता है आपका यूला,
क्या होता है, यूला, ये यूला है। अब जैसे ही मान लीजिए भोजन आ रहा है इधर से, क्या आ रहा है, ये भोजन आ रहा है इधर से, और जैसे ही भोजन ऐसे आएगा, इससे टकराएगा भोजन, तो ये है, ये यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से, यानी इस ट्रेकिया को क्या कर देगी, ये ट्रेकिया है यानी श्वास नाल है, ये क्या है, श्वास नाल है। इस श्वास नाल को इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया दोस्तों। तो यूला जो है वो भोजन को ट्रेकिया में जाने से रोकता है, भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकता है, भोजन को फेफड़ों में जाने से रोकता है। कौन, यूला। और कई बार क्या होता है दोस्तों, यूला जो होता है इसकी लंबाई जो है, इसकी मसल जो है वो ग्रोथ कर जाती है, इसलिए जब व्यक्ति सो रहा होता है उस दौरान जब श्वसन श्वास लेता है तो इससे हवा टकराती हुई जाती है, तो आवाज़ आती है, उसमें आवाज़ उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं स्नोरिंग। क्या बोलते हैं उसे, स्नोरिंग बोलते हैं दोस्तों। स्नोरिंग मतलब खर्राटे, उसे क्या बोलते हैं, खर्राटे लेना। तो कुछ व्यक्तियों को जो खर्राटे आते हैं दोस्तों, कई देशों में खर्राटे लेना एक तलाक का कारण बन जाता है। खर्राटे लेना तलाक का, हमारे ऐसे यहाँ नहीं होता है, लेकिन कुछ देश जो हैं वहाँ पर खर्राटे लेना तलाक का कारण बन जाता है। तो जो खर्राटे होते हैं वो इस यूला की लंबाई में वृद्धि होने के कारण स्नोरिंग होती है। तो इसका क्या किया जाता है, फिर इसकी मसल्स का कटिंग की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है उसका, ताकि स्नोरिंग न हो। तो ये होता है यूला। तो ये प्लेट के बारे में पढ़ा, हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट। बक्कल कैविटी के अंदर हम ये देखा, इसके बाद बक्कल कैविटी के अंदर होता क्या है हम उसकी बात करें। दोस्तों चैनल को यदि आपको अच्छा लगता है दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही अच्छा लेक्चर, पूरी डिटेल से एक एक पॉइंट को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको। बक्कल कैविटी के अंदर आपको मिलेगी टंग। क्या मिलेगी, बक्कल कैविटी के अंदर आपको मिलेगी टंग। बक्कल कैविटी के अंदर मिलेगी दोस्तों टंग। बक्कल कैविटी के अंदर मिलेगी टंग। क्या मिलेगी, बक्कल कैविटी मुख गुहा के अंदर दोस्तों आपको जीभ मिलेगी। क्या मिलेगी, जीभ मिलेगी, टंग मिलेगी। जो जीभ है ये क्या है, मसल संरचना है। जीभ है ये क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। जीभ है ये क्या है, मसल संरचना है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और ये जीभ जो है हमारी, ये आगे जा करके हायोइड बोन से जुड़ती है। किससे जुड़ती है, हायोइड बोन से जुड़ती है दोस्तों। किससे जुड़ती है, हायोइड बोन से जुड़ती है। किससे जुड़ती है, हायोइड बोन से। हमारी जो टंग है वो पीछे से हायोइड बोन से जुड़ती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी जीभ पीछे से न जुड़ करके आगे से जुड़ी होती है, इसलिए वो अपनी जीभ को बाहर फेंक सकते हैं, अपनी टंग को क्या कर सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं। जैसे उसे माने किसी कीट को पकड़ना है, इंसेक्ट को पकड़ना है, कीट को पकड़ना है, तो अपनी जीभ को बाहर फेंक करके वो कीट को अंदर ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन हमारी जीभ हायोइड बोन पीछे से जुड़ी रहती है, हम अपनी जीभ को क्या नहीं कर सकते, बाहर नहीं फेंक सकते। और जीभ जो होती है दोस्तों वो फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी रहती है। किसके द्वारा, फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी रहती है। फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी रहती है, जुड़ी रहती है दोस्तों। किसके द्वारा जुड़ी रहती है, फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी रहती है। अपनी माउथ ओपन करके अपनी जीभ को ऊपर की ओर उठाना तो आपको जुड़ी हुई संरचना दिखाई देगी, दैट इज कॉल्ड फ्रेनुलम। वही क्या है दोस्तों, फ्रेनुलम है। वही क्या है, आपका फ्रेनुलम है। हमारी जो टंग है वो हायोइड बोन से जुड़ी रहती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी रहती है दोस्तों। हमारी बोन्स, हमारी जो टंग है, टंग के अंदर दो विशिष्ट संरचनाएं होती है। हमारी टंग के अंदर दो विशिष्ट संरचनाएं होती है दोस्तों। एक आपको मिलेगी इसके अंदर पेपिला, एक इसके अंदर आपको मिलेगी क्या, पेपिला। एक मिलेगी आपको इसके अंदर पेपिला, और दूसरी संरचना मिलेगी दोस्तों इसके अंदर आपको वेबर ग्लैंड्स। दूसरी क्या मिलेगी आपको, वेबर ग्लैंड्स। दोस्तों जो वेबर ग्लैंड्स होती है ये क्या होती है, माइनर, ये क्या होती है, माइनर सेलिवरी ग्लैंड। क्या होती है, माइनर सेलिवरी ग्लैंड। दोस्तों ये एक प्रकार की सूक्ष्म लार ग्रंथियां होती है, वेबर ग्लैंड्स। और जो पेपिला होती है दोस्तों, पेपिला, जीभ जो होती है, टंग के ऊपर 4 प्रकार की पेपिला पाई जाती है। देखिए हम देखते हैं कौन कौन सी पेपिला होती है। 4 प्रकार की पेपिला मिलेगी आपको। टंग की बात कर रहे हैं, टंग के अंदर हम पढ़ रहे हैं पेपिला। टंग के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, पेपिला पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, पेपिला। क्या पढ़ रहे हैं, पेपिला। पेपिला जो होती है ये 4 प्रकार की मिलती है हमारे अंदर। कौन सी, देखिए पहली, देखिए आप, पहली मिलेगी आपको
फिलीफोरम पेपिला, पहली क्या मिलेगी? फिलीफोरम पेपिला। दूसरी कौन सी मिलेगी? फोलिएट पेपिला, फोलिएट पेपिला। तीसरी आपके मेरे अंदर कौन सी मिलेगी? सर्कुमविलेट पेपिला। और चौथी मिलेगी दोस्तों फ्यूंजीफोरम पेपिला, फ्यूंजीफोरम पेपिला। दूसरी कौन सी मिलेगी? फ्यूंजीफोरम पेपिला। दोस्तों 4 प्रकार की पेपिला टंग पर मिलती है। टंग पर 2 विशिष्ट संरचनाएं मिलती है, पेपिला और वेबर ग्लैंड्स। 2 विशिष्ट प्रकार की संरचना पेपिला और वेबर ग्लैंड्स मिलती है दोस्तों। पेपिला 4, फिलीफोरम पेपिला, जो फिलीफोरम पेपिला होती है दोस्तों, ये जो होती है संख्या में सर्वाधिक होती है। संख्या में क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और संख्या में सर्वाधिक होती है और आकार के अंदर, आकार में सबसे छोटी होती है। आकार में क्या होती है? सबसे छोटी। और संपूर्ण सतह पर पाई जाती है, जीभ की संपूर्ण सतह पर, यानी जीभ के सभी भागों में प्रेजेंट होती है। कौन? फिलीफोरम पेपिला। दूसरी है दोस्तों फोलिएट पेपिला। फोलिएट पेपिला जो होती है ये पत्तीनुमा होती है। क्या होती है? पत्तीनुमा होती है फोलिएट पेपिला। कैसी होती है? पत्तीनुमा। और जीभ के किनारों पर पाई जाती है, जीभ के पार्श्व भाग में होती है दोस्तों, साइड में प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है? साइड में प्रेजेंट होती है, पार्श्व भाग में। और पत्तीनुमा संरचना होती है दोस्तों, ह्यूमन में एब्सेंट होती है। ह्यूमन में एब्सेंट होती है दोस्तों, मनुष्य के अंदर एब्सेंट होती है। कौन सी? फोलिएट पेपिला मनुष्य के अंदर नहीं पाई जाती है। पत्तीनुमा होती है, साइड में होती है। ये जो होती है इनमें दोस्तों टेस्ट बड नहीं पाई जाती, टेस्ट बड एब्सेंट होती है। टेस्ट बड एब्सेंट होती है। टेस्ट बड मतलब स्वाद कलिकाएं प्रेजेंट नहीं होती है फिलीफोरम पेपिला के अंदर। फोलिएट पेपिला मनुष्य में नहीं पाई जाती है। तीसरी है सर्कमवलेट पेपिला। ये दोस्तों आकार में सबसे बड़ी होती है, आकार में सबसे बड़ी होती है। आकार में क्या होती है? सबसे बड़ी। और संख्या में सबसे कम होती है। संख्या में सबसे कम होती है। संख्या में क्या होती है? सबसे कम होती है दोस्तों। ये उल्टे वी या यू शेप्ड होती है, उल्टे वी या यू शेप्ड होती है। और जीभ के अगर वह साइड पार्ट में प्रेजेंट होती है सर्कमवलेट पेपिला। उसके बाद फ्यूंजीफोरम पेपिला, इसके अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट होती है दोस्तों, टेस्ट बड प्रेजेंट होती है इसके अंदर, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। और फ्यूंजीफोरम पेपिला दोस्तों, फ्यूंजीफोरम पेपिला जो होती है वो आपको कहाँ मिलेगी? कवक रूपी होती है, कवक रूपी पेपिला, कवक रूपी पेपिला। और दोस्तों ये कहाँ मिलेगी? आपके जीभ के अग्र भाग में मिलेगी, साइड पार्ट में मिलेगी। और इन्हीं पेपिला के कारण दोस्तों हमें जीभ जो है वो स्वाद का ज्ञान करवाती है। जीभ हमें किसका ज्ञान करवाती है? स्वाद का ज्ञान करवाती है। इन्हीं पेपिला के कारण जीभ हमें किसका ज्ञान करवाती है दोस्तों? स्वाद का ज्ञान कराती है, स्वाद का ज्ञान कराती है। देखिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं दोस्तों जीभ हमें कौन से पार्ट से, जीभ के टंग के कौन से पार्ट से किसका ज्ञान होता है। देखिए ये हमारी जीभ है, ये हमारी क्या है? टंग है, जीभ है। इसका जो अगर भाग होता है दोस्तों, यहाँ पे टेस्ट बड प्रेजेंट होती है। जो अगर भाग होता है वो हमें किसका ज्ञान करवाता है? अगर भाग दोस्तों हमें मीठे का ज्ञान करवाता है, स्वीट का ज्ञान करवाता है, स्वीटनेस। और जो पीछे का पार्ट होता है दोस्तों, पीछे का पार्ट हमें किसका ज्ञान करवाता है? पीछे का पार्ट जो है वो हमें किसका ज्ञान करवाता है? पीछे का पार्ट दोस्तों हमें कड़वे का ज्ञान करवाता है। किसका ज्ञान करवाता है? कड़वे का ज्ञान करवाता है पीछे का पार्ट्स। और तो दोस्तों साइड का पार्ट होता है, ये साइड का पार्ट्स, ये जो हमें साइड का पार्ट्स है, ये साइड्स का पार्ट, ये हमें किसका ज्ञान करवाता है? खट्टे व नमकीन का ज्ञान करवाता है, खट्टे
वह नमकीन का ज्ञान कराता है साइड पार्ट। और दोस्तों जो मिड पार्ट होता है, मिड पार्ट से किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। मिड पार्ट से किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। नो टेस्ट, मिड पार्ट से किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना। जीभ के मध्य भाग से किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। आगे का पार्ट स्वीटनेस, पीछे का पार्ट बिटर और साइड का पार्ट है दोस्तों वो नमकीन और खट्टे का ज्ञान करवाता है। तो ये था दोस्तों टंग के बारे में, जीभ के बारे में। जीभ के बारे में दोस्तों आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों जीभ जो है, जीभ के अंदर जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम का ध्यान रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। कि मसल संरचना होती है टेस्ट बट आपको पेपिला, वेबर ग्लैंड्स, पेपिला की आवश्यकता नहीं है जनरल साइंस में। तो दोस्तों ये हमारे टंग हो गई। इसके अलावा हमें बक्कल कैविटी के अंदर और क्या मिलेगा? बक्कल कैविटी के अंदर दोस्तों हमें क्या मिलेगा? बक्कल कैविटी के अंदर हमें टिथ मिलेंगे। बक्कल कैविटी के अंदर हमें क्या मिलेंगे दोस्तों? बक्कल कैविटी के अंदर हमें क्या मिलेंगे? बक्कल कैविटी के अंदर हमें टिथ मिलेंगे। बक्कल कैविटी के अंदर हमें क्या मिलेंगे दोस्तों? टिथ मिलेंगे, दांत मिलेंगे दोस्तों। बक्कल कैविटी के अंदर हमें क्या मिलेंगे? टिथ मिलेंगे, दांत मिलेंगे दोस्तों। ये जो टॉपिक्स है हमारा दांत, टिथ, ये हम इस लेक्चर में नहीं करके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे दोस्तों। इसको हम कल देखेंगे। आज तक हमें इतना ही ध्यान रखना है, हमें डाइजेशन क्या है, टाइप्स ऑफ डाइजेशन क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन क्या है, एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी है। तो एलिमेंट्री कैनाल में एक बात और बता देता हूँ मैं दोस्तों। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये जो होती है, ये मांसाहारी जो होते हैं, मांसाहारी की तुलना में शाकाहारियों में अधिक बड़ी होती है। शाकाहारियों में अधिक बड़ी होती है। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शाकाहारियों की तुलना में मांसाहारियों में छोटी होती है दोस्तों। हमारी हाड़नाल छोटी है, इसलिए संकेत है कि हम मांसाहारी हैं, हम मांसाहारी रहे हैं, हम मांसाहारी हैं क्योंकि हमारी हाड़नाल है वो छोटी है। शाकाहारियों की हाड़नाल बड़ी होती है क्योंकि शाकाहारी सेलुलोज का पाचन करते हैं और सेलुलोज का पाचन करना अधिक कठिन है दोस्तों। किसकी तुलना में? मांसाहार है, ये तो जंतु को खाएंगे। जंतु किसका बना होता है? जंतु दोस्तों जनरली प्रोटीन का बना होता है। तो ये तो मांसाहारी प्रोटीन या फैट का यूज करेंगे, तो इसका पाचन सरल है सेलुलोज की तुलना में। सेलुलोज का पाचन करना कठिन है, इसलिए इसमें लंबे समय की आवश्यकता होती है। इसलिए शाकाहारियों की हाड़नाल क्या होती है दोस्तों? शाकाहारियों की हाड़नाल मांसाहारियों की तुलना में क्या होती है? बड़ी होती है दोस्तों। इतना आपको याद रखना है दोस्तों। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आज हमने पढ़ा माउथ और बक्कल कैविटी हमने पूरी नहीं पढ़ी। बक्कल कैविटी के अंदर टिथ जो दांत है वो रह गए हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इतनी चीज़ें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर याद रखनी है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना दोस्तों। फिर हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो और इस तरह से हम संपूर्ण बायोलॉजी का स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। थैंक यू।